अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th के स्टूडेंट, इस वक्त स्टूडेंट को जो सबसे बड़ी परेशानी होगी जब पेपर में आपके सिर्फ 2 दिन रह गए हों कि क्या करूं और क्या छोड़ दूं, कौन से टॉपिक्स को पिक करूं और कौन से टॉपिक्स को रहने दूं। हम ऑलरेडी आपके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो शेयर कर चुके हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस हमने पिक किए जिनमें टाइम ज्यादा लगता है, वो लेंथी लॉन्ग क्वेश्चंस थे जिनको करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 15 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं एसएलओ बेस्ड, जिन क्वेश्चंस को करने और समझने के बाद अगर आपने उन पे फोकस किया और बार बार उनको रिवाइंड करके रोक रोक के देखा और साथ साथ करते रहे तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आप 80% पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने सही मेहनत की, टाइम लगाया और एक क्योंकि हम सिर्फ एक सवाल आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, एक सवाल के पीछे जो भी सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी सिचुएशन से रिलेटेड हमने वो सवालात पिक किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से उन सवालात को लिया है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस लिए हैं, वेक्टर से क्वेश्चन लिए हैं, फंक्शन से क्वेश्चंस लिए हैं। हमने स्टैटिक्स के दोनों पोर्शन, प्रोबेबिलिटी और डिस्पर्जन, यहां से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और अगर आप लॉन्ग को प्रिपेयर करते हैं तो ये वो टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी शॉर्ट को भी प्रिपेयर कर देते हैं। डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से भी बेटा लॉन्ग आ सकता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, ये वो टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं। वीडियो लेंथी जरूर होगी, लेकिन अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन को फाइनल टच देना चाहते हैं और आपको शुरू में बात समझ में आना शुरू हो जाती है, आप उसको साथ साथ करते भी जाते हैं, रिवाइज कर करके बैक कर। यूट्यूब से पढ़ने का सबसे बेहतर फायदा यह है, आप अगर कोई फॉर एग्जांपल जल्दी पिक कर लेता है, किसी को पिक करने में टाइम लगता है, आप उसको स्टॉप कर करके वीडियो को पोर्शंस में समझ सकते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन 100% नहीं है और आप उसको 75 मार्क्स या 70 प्लस या 65 प्लस की तरफ जाना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके इन टॉपिक से जुड़े जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। हम आपको फिर बता रहे हैं, ये एक सवाल नहीं होगा बेटा, एक सवाल में मौजूद जो भी सिचुएशंस हो सकती हैं एसएलओ बेस्ड, वो सारी की सारी इसमें शामिल होंगी। अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखें जो कि ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक से लिया है हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग के लिए भी अगर डबल सिचुएशन वाला हुआ और शॉर्ट में भी आ सकता है अगर सिंगल सिचुएशन वाला हुआ। ये हम आपको बताएंगे डबल सिचुएशन और सिंगल सिचुएशन से क्या मुराद है। सो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा सवाल जो सिनेरियो बेस्ड होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये होती है कि आपने फिगर बनानी है। इस पूरी सिचुएशन को आपने फिगर में कन्वर्ट करना है। अगर आप फिगर बनाने में कामयाब हो गए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। फिगर कैसे बनाएंगे, इस सवाल को थोड़ा सुकून से और फोकस्ड होकर पढ़ेंगे तो फिगर बनाना बहुत आसान होती है। हम आपके साथ एक ट्रिक भी शेयर करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि फिगर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो भी फिगर बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे उसमें। अगर सिंगल सिचुएशन हुई तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, अगर डबल सिचुएशन हुई तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल होंगे एक ही फिगर के अंदर। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में है, अ टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, बेटा फॉरेन ग्राउंड बनाइए और यहां पर एक टावर बना दीजिए। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है और ये एक टावर है, और ग्राउंड और टावर ये हमेशा 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, सपोज ये ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, यहां से जब आप टावर के टॉप को देख रहे हैं, ये बेटा टावर का टॉप है, ये हमेशा जब आप
जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं उससे नीचे अगर आप कहीं खड़े हुए हैं तो उस ऑब्जेक्ट और आपके दरमियान जो एंगल बनेगा, उस लाइन और ये बेस लाइन की जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जो कि 30 डिग्री है। ये आपकी पहली सिचुएशन बन गई। फिर आगे बता रहे हैं, आफ्टर मूविंग 20 मीटर क्लोजर, अगर आप 20 मीटर और टावर के करीब चले गए, सपोज आप यहां पे आ गए और ये डिस्टेंस 20 मीटर है, तो देन एंगल, जैसे जैसे आप यहां करीब आते जाएंगे आपका एंगल 90 की तरफ जाता जाएगा, तो अब आपका एंगल 30 से बढ़ के 60 डिग्री हो गया है। क्वेश्चन ये है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट पता कीजिए। आप इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दें। सपोज मैंने इसको ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया, इस पॉइंट को सी कह दिया, इस पॉइंट को भी कोई नेम कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने डी कह दिया। हाइट ऑफ द टावर को हम एच कह रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करनी है, एक बात। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये आपका पहला पॉइंट था, यहां से इस टावर का क्या डिस्टेंस है। सपोज इस पूरे डिस्टेंस को हम d कह देते हैं, ये d भी आपको फाइंड आउट करना है। अब ये वाला डिस्टेंस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, a से d तक वो आपको पता है 20 मीटर, d से b आपको नहीं पता, इसको आप x कह दीजिए। तो ये आपके पास, अब आप x में 20 ऐड करेंगे तो आपको d मिल जाएगा। ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है। गिवन ट्रिग्नोमेट्री में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हमेशा बेटा आपने फिगर बनानी है। फिगर बनाएंगे आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल है, इसमें हो सकता है एक ही ट्राइंगल हो और आपको ये डिस्टेंस दे दिया जाए, हाइट पूछी जाए, या आपको हाइट दे दिया जाए, ये डिस्टेंस पूछा जाए। अगर सिंगल सिचुएशन हुई तो आपके वो क्वेश्चन शॉर्ट में अपेयर होगा। इसमें यह भी हो सकता है कि टावर के एक साइड पर इधर कोई है, फॉर एग्जांपल एक शख्स यहां पर है, एक शख्स यहां पर है, दूसरी साइड पर है, और वो इस टॉप को देख रहे हैं, डिफरेंट एंगल बन रहे हैं, आपको इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जो भी सिचुएशन हो आपने करना राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब पहला स्टेप हमें क्या करना चाहिए, आप अगर गौर करें तो बेटा यहां पे दो राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ए बी सी और दूसरा राइट ट्राइंगल बन रहा है डी बी सी। आप इन दोनों को कंसीडर करके दो इक्वेशंस बनाएंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको आपके रिक्वायर्ड अननोन्स मिल जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल। आप यहां ट्राइंगल लिखने के बजाय जस्ट ट्राइंगल भी बना सकते हैं, सिंबल भी बना सकते हैं, ए बी एंड सी। जब आप ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, आपने बेटा दो चीजों को देखना है। एंगल के अपोजिट वाली साइड को हमेशा हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एंगल की एडजेसेंट साइड बेस कहलाती है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है। आपने देखना है कि आपका गिवन कौन सा एलिमेंट है, रिक्वायर्ड कौन सा एलिमेंट है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन और रिक्वायर्ड को ज्वाइन करेगा या जिसमें वो इन्वॉल्व होंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने कंसीडर करना है। तो देखिए एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट बेस, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस और परपेंडिकुलर को होल्ड करता है वो है tan थीटा। तो आप लिखेंगे कि इस ट्राइंगल एबीसी में tan 30 डिग्री जो है, tan 30 डिग्री जो है वो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस। हाइपोटेन्यूस आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका h है और बेस आपका पूरा d है, d दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है 20 और x में, तो 20 प्लस x आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से एक इक्वेशन बन गई बेटा, 20 प्लस x यहां डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, h इज इक्वल टू tan 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस x। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली आप दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल डी बी एंड सी।
आपने ट्राइंगल का नाम एग्जैक्टली आप डीबीसी भी लिख सकते हैं बेटा, सीबीडी भी लिख सकते हैं, आप बीडीसी भी लिख सकते हैं, आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, डी बी एंड सी। इसमें भी एंगल के अपोजिट आपका परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट बेस। अब आपका बेस ये है एक्स है, तो अगेन टेन थीटा आप यूज करेंगे, टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू perpendicular h and base x. This implies that h is equals to x multiplied by tan 60 degree. This is equation number 2. अब आप देखिए, आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपने h और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। बेटा इनको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको नजर आ रहा है इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर दो इक्वेशन की एक साइड सेम हो तो दूसरी साइड भी आपस में इक्वल होती है। अगर ये h है ये भी h है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। या आप यूं भी कह सकते हैं कि h की वैल्यू जो ये है यहां पे आप रिप्लेस कर दें, या ये वाली h की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दें, सारी बातें सिमिलर है। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2, equation 1 and 2 implies that x tan 60 degree is equals to tan 30 degree multiplied by 20 plus x. अब इसको आप अभी इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के बजाय आप इसको एक फाइनल स्टेज तक लेके जाएं और फिर आप वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा x tan 60 डिग्री 20 multiplied by tan 30 डिग्री प्लस x tan 30 डिग्री। आई होप कि क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन को इरेज करके इसका बाकी सॉल्यूशन हम यहां पे सॉल्व करते हैं। सो x वाली टर्म बेटा एक तरफ कर दीजिए, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है। ये x tan 60 डिग्री माइनस x tan 30 डिग्री is equals to what? 20 into tan 30 डिग्री। यहां से x कॉमन ले लीजिए। अक्सर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, वो tan 60 30 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं जो कि पॉइंट्स में होती हैं, लेंथी वैल्यूज होती हैं। और कुछ बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिखें। जितने ज्यादा डिजिट्स लिखेंगे बेटा उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। तो यहां पर आप इसकी वैल्यू लिखने के बजाय इसको इसी तरह लेकर चले, एंड में आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से सारा कुछ सॉल्व करवा लीजिएगा। सो tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री is equals to 20 multiplied by tan 30 डिग्री। तो ये अमाउंट यहां मल्टीप्लाई और ये x के साथ, इसका मतलब ये है x is equals to 20 multiplied by tan 30 डिग्री divided by tan 60 डिग्री minus tan 30 डिग्री। डियर स्टूडेंट, यहां एक काम की बात आपको बताता चलूं। हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट के पास जो है वो कैलकुलेटर होता तो है, लेकिन बहुत से उसका सही यूज नहीं जानते, जिसकी वजह से जो काम 1 मिनट में हो सकता है उनको 3-4 मिनट लग जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताते चलूं, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, ये सारा डेटा एक ही गो में आप कैलकुलेटर को प्रोवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट दे देगा। क्या आप करेंगे बेटा? सबसे पहले फ्रैक्शन का एक फंक्शन होता है, बटन होता है, फ्रैक्शन के बटन को दबाएंगे, ये न्यूमरेटर में लिखेंगे और ये पूरा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अगर आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। और आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको x की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। यहां भी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो जस्ट आपने सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करनी है और आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या फाइंड आउट करना था? आपको x नहीं फाइंड आउट करना, आपको तो हाइट चाहिए। अब जब आपको x मिल जाएगा तो देन आप क्या करेंगे, x की ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे। पुट x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दीजिए। सो h इज इक्वल्स टू, जो भी बेटा x की वैल्यू आ जाए वो यहां पे लिखनी है और मल्टीप्लाइड बाय tan 60 डिग्री। In this way you will get the height of the tower, या आपको height of the tower मिल जाएगी। अगर यहाँ नीचे आप वर्डिंग में लिख दें hence height of the tower is this, तो बहुत बेहतर होगा। देन आपको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना था कि इस पॉइंट का टावर से क्या डिस्टेंस है, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ टावर
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टावर। डिस्टेंस क्या है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, ए से डी 20, वो आपको पहले से पता है। एक्स आप ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर चुके हैं, जो भी एक्स की वैल्यू है वो यहां लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो डिस्टेंस भी मिल जाएगा। ज़हन में रखें, यूनिट जरूर लिखिएगा बेटा, ये मीटर में था तो ये डिस्टेंस हाइट भी मीटर में होगी और ये वाला डिस्टेंस भी मीटर में होगा। इन दिस वे आपने एक सवाल के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री का जो एक मेजर पोर्शन है वो आपने कवर कर लिया। ये क्वेश्चन करने से आपका एक लॉन्ग जो है वो कंफर्म हो जाता है और इससे जुड़े शॉर्ट भी हो सकते हैं। इस सिचुएशन से जुड़ी कोई भी सिचुएशन आ जाए बेटा, आप उसको इजीली डील कर सकते हैं। एक बात इन एडिशन आपको बताते जाएं, कभी कभी एंगल ऑफ एलिवेशन के बजाय एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन होते हैं। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन का होगा इसका मतलब यह है कि आप टॉप पर होते हैं। जब टॉप पर आप होते हैं तो आपके एंगल भी टॉप से बनते हैं, इधर बनेगा एंगल बेटा और इधर बनेगा। लेकिन चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती हैं तो जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है और जो एंगल ये बनेगा सेम एंगल ये बनेगा। लेकिन फिगर में यहां ऊपर एंगल मेंशन करना जरूरी है, कब, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तब आपने इसको ऐसे करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल आपकी इस सिचुएशन को, अब इस एक सवाल को बार बार जरा सोच कर कीजिए, समझ कर कीजिए, तो आपको बहुत सारे सवालात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान सवाल, अगर आप ये वाले सेक्शन छोड़ के आगे जाते हैं तो आप गलती करेंगे। सॉल्व द ट्रायंगल। देखिए बेटा, दो तरह की सिचुएशन, दो तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, उसको सॉल्व करना आपके 9th के कंटेंट में भी था और अभी थोड़ा बहुत 10th के कंटेंट में भी है, तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 9th में ऑलरेडी मौजूद है। सॉल्व द ट्रायंगल, एक ऑब्लिक ट्रायंगल्स होते हैं। ऑब्लिक ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है और ये जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, इनको हम ऑब्लिक ट्रायंगल्स कहते हैं। जब इनको सॉल्व करना हो तो आपको पता होना चाहिए साइन लॉ और आपको पता होना चाहिए कोसाइन लॉ। साइन लॉ क्या होता है? अगर ये ट्रायंगल की वर्टिसेस ए बी सी हैं, साइड्स जो है वो ए बी एंड सी हैं, एंगल्स अल्फा बीटा और गामा है, तो साइन लॉ होता है बेटा ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा एंड सी बाय साइन गामा। ये साइन लॉ होता है। ये लॉ अमूमन सॉल्व द ट्रायंगल, ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स आपके पास गिवन होंगे, 3 आपको फाइंड आउट करने होंगे। अगर 2 एंगल और 1 साइड हो और ट्रायंगल को सॉल्व करना हो तो हमेशा आपके जहन में साइन लॉ आना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, कौन सा केस हो, 2 एंगल और 1 साइड हो तो हमेशा साइन लॉ की मदद से आप रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये गिवन है। सॉल्यूशन में पहली बात जो आप बताएंगे, टू फाइंड, आपको फाइंड कौन से एलिमेंट्स करने हैं। अल्फा और बीटा एंगल है बेटा, गामा एंगल रह गया, ए साइड है, बी साइड रह गई और सी साइड रह गई। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब कभी भी 2 एंगल हो और 1 साइड हो, पहले तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे? हमें पता है एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अल्फा और बीटा आपके पास गिवन है, इसका मतलब है गामा इक्वल होगा 180 माइनस अल्फा। अल्फा है बेटा 45 माइनस बीटा, बीटा है 60, 60 एंड 45 105, 105 को 80 में से 180 में से माइनस कर दीजिए, सो गामा इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। ठीक है, आपको बड़ी आराम से आपको एंगल मिल गया। अब 2 साइड रह गई बी और सी। स्मार्टली इसको कैसे यूज करेंगे? ये वाला थ्योरम, ये वाला जो साइन लॉ, इस तरह भी लिखा जा सकता है, साइन अल्फा बाय ए, साइन बीटा बाय बी एंड साइन गामा बाय सी। जब आप एंगल अगर फाइंड आउट करना हो तो बेटा लॉ को ऐसे लिखिए, अगर साइड फाइंड आउट करना हो तो लॉ को ऐसे लिखिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी, एक स्टेप कम हो जाएगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल बी, तो मैं ये वाली पिक करूंगा, ये वाली टर्म पिक करूंगा, इसके साथ क्या, ये वाली या ये वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना जरूरी है। बी आपको फाइंड करना है, ए आपको गिवन है, इसका मतलब यह है कि आपने इन 2 को पिक करना है। इस वाले लॉ को
के एक्सप्रेशन को पिक करना है और यहां पे आप लिखना है आपने कि नाउ ए बाय साइन बी रिक्वायर्ड है, तो आप बेशक जो रिक्वायर्ड है वो लेफ्ट साइड पे रखा करें तो और आसान हो जाता है मामला। बी बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए बाय साइन अल्फा। आपको बी रिक्वायर्ड है बेटा, साइन बीटा डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बी इज इक्वल्स टू ए साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अल्फा बीटा और ए की वैल्यू रिप्लेस कर दें। बी इज इक्वल्स टू ए है बेटा 10, बीटा है 60 और अल्फा है 45। साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये बन गया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/1। आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूं, ये आ जाए। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से नहीं करना चाहते तो आप यूं भी लिख सकते हैं 5, ये दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट में, इसको स्क्वायर रूट में लिखिए 3 to the 6, तो ये आपको b मिल गया, दैट इज 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अगर आपका a का यूनिट गिवन है तो यूनिट जरूर लिखेंगे, अगर a का यूनिट नहीं हो तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आपने सेंटीमीटर लिख दिया। सिमिलरली आपको जो है वो c भी फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे c बाय साइन गैमा इज इक्वल्स टू, अब इसके साथ a भी यूज कर सकते हैं b भी, क्योंकि आपको b भी पता चल गया है और a भी पता है, मैं a को यूज कर रहा हूं a बाय साइन अल्फा। तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल्स टू a साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। आप वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए a की, गैमा की और अल्फा की, तो आपको इजीली c मिल जाएगा। सो c इज इक्वल्स टू a आपका 10 है, साइन गैमा 75 है और साइन अल्फा जो है वो 45 है। तो साइन 75 की चूंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं आती तो आप इसमें कैलकुलेटर यूज करेंगे बेटा। अगेन मैं बता रहा हूं, कैलकुलेटर का फ्रैक्शन वाला बटन यूज करेंगे। जब कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, कैलकुलेटर का फ्रैक्शन वाला बटन यूज कीजिए। पूरा न्यूमरेटर लिखें, पूरा डिनोमिनेटर लिखें। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है पहले वो लिखते हैं, फिर इससे डिवाइड करते हैं। एग्जाम में टाइम बहुत मैटर करता है। 3 घंटे ऐसे गुजरते हैं, जो स्टूडेंट क्वेश्चंस करने में जरा बिजी होते हैं उनको पता भी नहीं चलता। तो टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। टाइम के स्लॉट्स कहां से बचाएंगे आप? देखिए, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी से आया है, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप प्रोबेबिलिटी वाला लॉन्ग पिक करेंगे तो वो 5 से 8 मिनट में हो जाएगा, और अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाला लॉन्ग पिक करेंगे वो 15 मिनट ले लेगा। तो वो लॉन्ग पिक करना चाहिए जो कम टाइम ले, ताकि आप टाइम बचा सके, ताकि कहीं अगर आपका कुछ रह जाए तो आपको रिवाइज करने का टाइम हो। तो ये देखिए बेटा, सारा कुछ आप लिखेंगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, और इसके साथ इस तरह बॉक्स बना देंगे आप, तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, जब भी ट्राइंगल को सॉल्व करना होगा, चाहे राइट ट्राइंगल हो चाहे ऑब्लिक ट्राइंगल्स हो, आपके पास 3 एलिमेंट्स गिवन होते हैं, 3 फाइंड आउट करने होते हैं। राइट ट्राइंगल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होंगे। ऑब्लिक ट्राइंगल होगा, साइन लॉ यूज होगा अगर 2 एंगल और 1 साइड हो, और अगर 1 एंगल और 2 साइड्स हो तो कोसाइन लॉ यूज होगा, लेकिन एंगल अगर इंक्लूडेड हो। तो एक क्वेश्चन हम जो है वो कोसाइन लॉ वाला भी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम एक और क्वेश्चन को देखें तो अगेन सॉल्व द ट्राइंगल, बट दिस टाइम जो है वो 2 साइड्स गिवन है और इंक्लूडेड एंगल गिवन है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब 2 साइड्स गिवन हो तो आपने चेक करना है कि एंगल इंक्लूडेड है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल मेथड है। अगर आपकी साइड्स ए और बी हैं और एंगल गैमा है तो इसका मतलब है वो इंक्लूडेड है, ए और बी के बिटवीन का एंगल है। जो साइड्स होंगी एंगल मस्ट बी उनके अपोजिट, जो अपोजिट होगा। मींस ए बी है तो गैमा होना चाहिए, बी सी है तो अल्फा होना चाहिए, ए सी है तो बीटा होना चाहिए। अगर ऐसे ट्राइंगल को सॉल्व करना हो तो हमेशा कोसाइन लॉ यूज करेंगे। कोसाइन लॉ क्या है? अगर ये ट्राइंगल है मेरे पास ए बी एंड सी, इसकी वर्टिसेस हैं
एंगल है अल्फा, बीटा और गैमा, और अपोजिट साइड्स हैं ए, बी और सी। तो कोसाइन लॉ ये कहता है कि ए स्क्वायर इक्वल होगा, बहुत आसान है याद रखना, अगर यहाँ ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, bc यहाँ पर है bc, और ए से रिलेटेड जुड़ा एंगल अल्फा है, सो कॉस अल्फा। अब आप बता सकते हैं अगर बी स्क्वायर हो तो क्या होगा, अगर बी स्क्वायर हो तो होगा बी यहां आ गया तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और बी से रिलेटेड एंगल है बीटा। अगर सी स्क्वायर है तो क्या होगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कॉस सी से रिलेटेड एंगल है गैमा। तो ये बेटा कोसाइन लॉ है। अगर आपके पास एक एंगल और दो साइड्स हो तो आप कोसाइन लॉ की मदद से ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड क्या करना है, एक साइड रह गई है सी और दो एंगल्स रह गए हैं अल्फा और बीटा, इन एंगल्स को आपने फाइंड आउट करना है। तो एक बार ध्यान में रखिए, ये जो साइन लॉ और कोसाइन लॉ है, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया जाए तो एक कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, और उस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा होगा, इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा होगा जिसमें दो साइड्स फॉर एग्जांपल ये और इनके बीच वाला एंगल गिवन होगा, और सपोज ये साइड आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो जब सिनेरियो बेस्ड हो तब भी कोसाइन लॉ आपके जहन में आना चाहिए, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, ए बी तो गैमा, बी सी तो अल्फा, ए सी तो बीटा। इसी तरह साइन लॉ से रिलेटेड भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। बहरहाल यहाँ पे देखिए हमें सी फाइंड आउट करना है, तो हम सी स्क्वायर वाला लॉ यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। वैल्यूज रिप्लेस कर दें बेटा, ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू है 9, माइनस 2 इंटू 7 इंटू 9 इंटू कॉस 60 डिग्री। मैं आपको अगेन एडवाइस करूंगा, टाइम बचाना है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, कैलकुलेटर में ये पूरा एक्सप्रेशन आपने इनपुट देना है उसको, और इक्वल का बटन दबाना है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहां से आपको सी स्क्वायर मिल जाएगा। बहरहाल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसको मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। 49 प्लस 81 माइनस 2 7 14 इंटू 9 कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो ये कैंसिल, तो ये आ गया दिस, इनको ऐड किया तो 0 एंड 130 माइनस 7 9 63, तो 10 में से 3 सो 7, 12 में से 6 तो 6, 67 आ गया सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर 67 है तो मैं इसके स्क्वायर रूट लूंगा, ये सी चूंकि एक लेंथ है इसलिए पॉजिटिव आप लिखेंगे, नेगेटिव प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, तो सी आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 67। बड़ी आसानी से आपने जो है एक साइड सी फाइंड आउट कर दी। अब आपको एंगल चाहिए अल्फा और बीटा, तो आप अब आपको सी साइड मिल चुकी है, तो अल्फा और बीटा के लिए आप अब अगर सिर्फ सॉल्व द ट्रायंगल है तो आप साइन लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वो ज्यादा आसान होगा। लेकिन अगर कहा गया है कि सॉल्व द ट्रायंगल बाय यूजिंग कोसाइन लॉ, तो देन आप एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये वाला लॉ यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा रीराइट करेंगे, कैसे, ये जो माइनस वाली टर्म है इसको आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे, और ए स्क्वायर को शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड पे, तो ये कॉस अल्फा इक्वल हो गया बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। इस तरीके से आप कॉस अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कोसाइन लॉ की शर्त रखी हुई है। अगर नहीं तो आप एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे साइन लॉ को, एज आपको एंगल चाहिए बेटा अल्फा, तो अब मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एंगल चाहिए होंगे तो साइन लॉ को इस तरीके से यूज करना है, साइन अल्फा बाय अल्फा से जुड़ी साइड ए है। अब इधर क्या लेना चाहिए, गैमा या बीटा, आपने एंगल को देखना है कौन सा गिवन एंगल है। गिवन एंगल बेटा गैमा है तो आप यहां मस्ट भी गैमा यूज करेंगे, साइन गैमा बाय सी। अल्फा आपको फाइंड आउट करना था, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन गैमा बाय सी। वैल्यूज रिप्लेस कर दें, ए आपका 7 है, गैमा आपका 60 डिग्री है,
और सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की स्क्वायर रूट ऑफ 67। आपको चूंकि अल्फा फाइंड आउट करना है इसलिए आप इस वैल्यू का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए कुछ सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, वो हम आप पे छोड़ रहे हैं, वो आपने करनी है। आप कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के साइन का बटन प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा। ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन लिखें और न्यूमरेटर में ये वैल्यू लिखें, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिखें और इक्वल प्रेस कर दें तो आपको अल्फा एंगल की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे आप एक बॉक्स बना देंगे। एक साइड एक एंगल मिल गया, अब एक एंगल रह गया है बीटा। जब दो एंगल आ जाए तो तीसरे एंगल के लिए हमेशा आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180। सो बीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फा एंड माइनस गामा। अल्फा आपका ये है, गामा आपका ये है। इन दिस वे आपको बीटा मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साइन लॉ और कोसाइन लॉ से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप मिस करते हैं तो ये आपकी, मैं इसको बदकिस्मती कहूंगा बेटा, ये आसान तरीन कंटेंट है आपका ट्रिग्नोमेट्री में से। तो इसको अच्छी तरह आप, अब जब आपने ये समझ लिया, इससे रिलेटेड एक एक सवाल या दो दो सवाल आप क्विकली अपने बुक के सॉल्व कर लें ताकि आपको यकीन हो जाए अपने ऊपर कि अब कोई भी सवाल आए तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टैटिक्स से आया हुआ ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। अगर आप किसी एक के लिए प्रिपेयर करते हैं तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। बहुत आसान सवाल और 100% कंफर्म नंबर, कोई नंबर इसमें से आपका कैंसिल नहीं हो सकता। ये इस तरह का सवाल है, अगर आपको सिर्फ 2-3 फार्मूलाज याद हो तो आप इजीली ये कर सकते हैं। हमने डेटा थोड़ा स्मॉल लिया है क्योंकि हमें यहाँ टाइम का बार बार हम आपको बता रहे हैं कि इशू है, इस वजह से। तो हमें फाइंड क्या करना है, कोई भी बेटा ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा ध्यान में रखिए। अगर क्वेश्चन आसान बनाना हो तो अनग्रुप डेटा भी दिया जा सकता है। वैसे ज्यादा चांसेस 80+% चांसेस ग्रुप डेटा के हैं, लेकिन अगर आसान क्वेश्चन टीचर ने देना हो तो वो अनग्रुप डेटा भी रख सकता है। हम आपको दोनों सिचुएशन में बताएंगे कि आप क्या करेंगे। क्या क्या आपसे पूछ सकता है, मल्टी पार्ट क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 8 नंबर्स को डिवाइड करना आसान हो जाता है। आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ये क्लासेस है, ये फ्रीक्वेंसी है, वो कह रहे हैं कि इस डेटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, हम यहां पे लिख देते हैं। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का, अब मीन को बेटा एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है समीशन एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। तो आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए एक्स चाहिए होगा, हर एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स क्या है, एक और बात ध्यान में रखिए, एक्स जो है वो मिड पॉइंट होता है या इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। तो ये आपको कैसे मिलेगा, एक और बात ध्यान में रखिए कि जो क्लासेस हैं, जैसे ये 0 से 10 है तो हो सकता है ये 11 से स्टार्ट हो रही हो सकता है ये एक नंबर आगे से स्टार्ट हो रही है या वहीं से स्टार्ट हो रही हो, एक ही बात है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का मेथड ये है बेटा, इन दोनों, ये लोअर लिमिट कहलाती है, अपर लिमिट कहलाती है। ये क्लास है, ये इस क्लास की लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। और इसको आप x से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको x मिल गया। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको एक कॉलम बनाना है। कौन सा कॉलम, f और x की प्रोडक्ट। तो यहां पे आप लिखिए f और x की प्रोडक्ट। ये फ्रीक्वेंसी है बेटा f, ये x है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10, 3 15 45, 5 25 125। अब आपने इनको सम करना है तो ये 45 और 125, 10 1 5 2 7 170 180, सो ये आ गया 180। फ्रीक्वेंसीज को सम करना है, 5 5 10, समीशन एफ आ गया 10। ठीक है, तो अब आप मीन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन के लिए फार्मूला था समीशन एफ एक्स का सम है 180, समीशन एफ का सम है 10।
इसको डिवाइड करते हैं बेटा तो आपके पास मीन आ गया 18। अगर अनग्रुप डेटा होगा तो क्या होगा, अगर अनग्रुप डेटा होगा बेटा आपके पास जस्ट x की वैल्यूज गिवन होंगी, ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे, आपने सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। ये फार्मूला होता है समीशन x बाय n, ये फार्मूला होता है अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो आप आराम से जो है वो x बार फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगली तरफ चलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फार्मूला है, एस स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है। ग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स बाय एन बाय समीशन एफ का स्क्वायर। एक और बात आपको बताते चलें, अक्सर बच्चे समझते हैं कि ये समीशन एफ से कैंसिल हो सकता है। बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये असल में जो सिंबल है समीशन, ये मुख्तलिफ चीजों को सम करने के लिए यूज होता है। यहां पर एफ और एक्स की प्रोडक्ट का सम है और यहां सिर्फ एफ का सम है, तो ये ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। ये एफ और एक्स की प्रोडक्ट और फिर उनका सम है। अब आपको चाहिए बेटा एक्स स्क्वायर का कॉलम, आप एक और कॉलम बनाएंगे जहां पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625। फिर आपने हर फ्रीक्वेंसी के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है इसके लिए। ये हो गया बेटा एफ एक्स स्क्वायर। सो 2 इंटू 25, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 25, दिस इज 50, 3 मल्टीप्लाई दिस 675, 5 मल्टीप्लाई दिस 10 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है बेटा, इन सबको ऐड अप करना है। जैसे मैं इनको ऐड करूं तो 5 5 10 0 1 कैरी, 6 and 7 13 and 2 15 5 1 कैरी, 6 and 1 7 और 1 8 and 3, ये आ गया 3000। ये वाला सम आ गया 3850। समीशन ऑफ एफ ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, दिस इज 10 माइनस समीशन ऑफ एफ एक्स वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 180 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 10 एंड दिस स्क्वायर। तो बेटा ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 385, 0 0 से कैंसिल हो गया। 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर जो है 18 करके देखिए 144, 324, तो 324 माइनस कर दीजिए, दिस इज 1661। स्क्वायर रूट ऑफ 61 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, आपके पास पॉइंट्स में एक वैल्यू आ जाएगी, ये आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन मिल गया। आपने इस डेटा का अरिथमेटिक मीन निकाला, स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड आउट किया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, CV इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवीएशन SD डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100%। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज में होता है। स्टैंडर्ड डिवीएशन स्क्वायर रूट ऑफ 61 है, x बार 18 है और ये 100%, तो परसेंटेज में आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। अगर यही सवाल लॉन्ग में आना हो तो क्या होगा, ये बेटा शॉर्ट में भी आ सकता है, इवन इतना क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग में देना हो, दो डिफरेंट डेटा गिवन होंगे बेटा A और B, ठीक है, वो अनग्रुप डेटा होंगे और आपसे कहा जाएगा कि उनका मीन फाइंड आउट करें, उनका स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड आउट करें, उनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करें और उन डेटा को कंपेयर कीजिए। आप दोनों डेटा का अलग से दो कॉलम्स बनाएंगे, पहले डेटा का मीन इसी मेथड से, लेकिन अनग्रुप डेटा होगा। जब अनग्रुप डेटा होगा तो ये एफ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, बाकी सब कुछ यही होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी। और यहां पर हम समीशन एफ के बजाय एन भी लिख सकते हैं, एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जितनी ऑब्जर्वेशंस आपकी होंगी। आप दोनों डेटा का अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डिवीएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे।
लास्ट में कहा जाता है कि डेटा को कंपेयर भी करें। कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है वो डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है, ज्यादा सस्टेनेबल डेटा होता है, वो बेहतर डेटा होता है अगर कंपैरिजन आ जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। स्टैटिक्स में से एक सवाल बेटा यहां से जरूर अपेयर होगा और वो लॉन्ग में भी हो सकता है। अगर लॉन्ग में आ गया तो 8 नंबर आपके आराम से जो है यहां से बन सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग में नहीं भी आया तो शॉर्ट में भी 4 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बेटा नोट कर लीजिए, मैं रेस करने लगा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रोबेबिलिटी से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन किस तरह के होंगे और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जो है वो 2 क्वेश्चन यहां से आपके लिए लाए हैं, एक जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स वाला और एक इंडिपेंडेंट इवेंट वाला सॉल्व करेंगे। अगर इन 2 क्वेश्चंस को आप बड़े सलीके से तरीके से सीख लें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी क्वेश्चन यहां से आए और वो आपका मिस हो। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। स्टैटिक्स में से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी के सेक्शन में से है, यहां से देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी अपेयर हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी अपेयर हो सकते हैं। लॉन्ग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी में अमूमन ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एक ही सवाल में 4-5 पार्ट्स आराम से क्रिएट किए जा सकें। तो ऐसे क्वेश्चन जो है लॉन्ग के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर्स के। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन आपके लिए लिया है, A bag contains 3 red and 2 blue balls. 3 red और 2 blue balls हैं, are drawn without replacement। ये जो सेंटेंस है ना without replacement, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 2 कंडीशंस होती हैं, with replacement और without replacement। अगर without replacement हो तो डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, अगर विद रिप्लेसमेंट हो यानी विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है आपने एक चीज पिक की वो बाहर रख दी, वो दोबारा आपने इंसर्ट नहीं की, तो आपका सैंपल स्पेस में से एक ऑब्जेक्ट कम हो जाता है, इसलिए ये डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। यानी कि जब हम एक इवेंट दूसरा इवेंट ड्रॉ करेंगे तो पहले वाली प्रोबेबिलिटी उस पर असर डालती है जिसकी वजह से ये डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा गौर से देखिए। बेहतर ये है, सबसे बेहतरीन मेथड ये होता है और आसान कि आप सैंपल स्पेस जरूर बनाएं। यहां पे आप एक बॉक्स बना लीजिए, 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं। आप यहां पे सैंपल स्पेस लिख लीजिए 3 रेड एंड 2 ब्लू। क्वेश्चन क्या है, आपने बेटा 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। वो कह रहे हैं बताइए कि क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल रेड होंगी। बोथ आर रेड, जब बोथ हो तो अमूमन एंड की फॉर्म होती है। तो आप यहां पर अगर इस क्वेश्चन को तरीके से करना चाहते हैं, अक्सर स्टूडेंट डायरेक्ट सिर्फ नंबर्स लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं, जिससे एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देते। आपको क्या करना चाहिए, आप उन इवेंट्स के नाम रखें। फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी द इवेंट, फर्स्ट बॉल इज रेड। सपोज ए जो फर्स्ट बॉल हमने यहां से आंखें बंद करके एक बॉल पिक की और उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस इवेंट को हमने ए का नाम दिया। तो अब ए की जो आउटकम्स है वो भी आपने बतानी है कि ए को कितनी आउटकम्स फेवर कर रही हैं। ए को 3 आउटकम्स फेवर कर रही हैं क्योंकि 3 रेड बॉल्स हैं, तो ये आपने ए की आउटकम्स लिखी। यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की आउटकम्स हैं 5 बेटा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ए की आउटकम्स हैं 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा n ऑफ ए डिवाइडेड बाय n ऑफ s, दैट इज 3/5। ये पहली बॉल जो आपने ड्रॉ की उसके रेड होने की ये प्रोबेबिलिटी है। अब वो बॉल आपने रिप्लेस नहीं करनी, वो बॉल आपने साइड पे रख ली, तो अब आपके सैंपल स्पेस में से एक रेड बॉल कम हो गई। नाउ फॉर सेकंड इवेंट, अब जो आपका सैंपल स्पेस है इसमें 2 रेड रह गई हैं और 2 ब्लू बॉल्स रह गई हैं।
ठीक है, तो अब जो इवेंट है उसको भी कोई नाम दे दें। अब आप आराम से लिख सकते हैं बी द इवेंट। सपोज अब जो इवेंट है उसको आप बी का नाम दे दें। इवेंट से मुराद है अब जो आप बॉल ड्रॉ करेंगे उस इवेंट को हम बी कह देते हैं। अब बी की जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो अब 2 रेड बॉल्स हैं और एन ऑफ एस जो है वो अब 4 हो गया और एन ऑफ बी जो है वो अब 2 हो गया। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी वो n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। तो अब जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, आपको बोथ बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, दोनों रेड होंगी। यहां हमने आपके कहा कि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो जो आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जब बोथ की बात होती है एंड होता है, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब इस तरह से हो तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आपने फाइंड आउट की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय, इसको आप क्या कहेंगे कि it is given that probability of A is given and we have to find probability of B, that is 1/2। इनको मल्टीप्लाई करने बेटा, this becomes 3/10। so both balls are red की probability both red। एक को आपने A कहा था, एक को आपने B कहा था, तो probability of A intersection B जो है वो आपके पास आ गई 3/10। ठीक है, इस तरीके से आपने आराम से जो है वो बोथ रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली 1 रेड एंड 1 ब्लू, आप यहां पे कहेंगे लेट ए बी द इवेंट फर्स्ट बॉल इज रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। लेट, अब एक रेड बॉल हो गई, अब आपका सैंपल स्पेस में 2 रेड रह गई और 2 ब्लू रह गई। Let B be the event, the second ball is, यहां पर B be the event, second ball is red था, second ball is red, second भी red थी। यहां पे आप second part के लिए कहेंगे let B be the event, second ball is blue, और यहां पे ब्लू को 2 आउटकम फेवर कर रही हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। फिर बोथ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनकी आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको इजीली जो है उनकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि बोथ ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1 रेड एंड 1 ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली बोथ ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, जहां हमने यहां रेड लिखा था वहां ब्लू लिखेंगे, और जब आप ब्लू करेंगे तो अब आपकी जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, ए की आउटकम्स 2 हो जाएंगी और एन ऑफ ए 2/5 हो जाएगा। इसी तरह जो सेकंड बॉल है उसकी ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी, बल्कि ये कर लेते हैं, सी पार्ट में आपको करवा देता हूं। लेट ए बी द इवेंट फर्स्ट बॉल इज ब्लू। सो अब आपको ए को फेवर कर रही है तो 2 बॉल्स फेवर कर रही है। So n of A is equals to 2. Probability of A by B 2/5। 2 रेड है। अब सेकंड बॉल के लिए 3 रेड बॉल्स हैं और 1 ब्लू आप निकाल चुके हैं, तो 1 ब्लू रह गई है। n of S 4 ही होगा। Let B be the second ball, let B be the event, second ball is blue। सेकंड बॉल के ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी? अब जो इवेंट फेवर कर रहे हैं ब्लू बॉल को, वो एक ही बॉल है, तो एन ऑफ बी 1 आ जाएगा। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, एन ऑफ बी 1 है, एन ऑफ एस जो है वो 4 है, 1/4। और बोथ प्रोबेबिलिटी, अब जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दिस यहां पर चेंज आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी 2/5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज 1/4, ये कैंसिल हो गया तो बेटा ये 1/10 आ जाएगा आपके पास। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, बोथ आर ब्लू। तो ये हमने एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पिक किया विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, और इसको आपने इजीली सॉल्व कर लिया। अगर ये विद रिप्लेसमेंट होता तो क्या होता? विद रिप्लेसमेंट के लिए
आपके पास जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट होते और आपके जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं वो कम नहीं होंगे, वही रहेंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारी सिचुएशंस कवर कर ली। आई होप कि अगर ये विद रिप्लेसमेंट वाला आए तो आप इजीली वो भी कर सकते हैं। चलें बेटा, इस क्वेश्चन में एक बात आपको बताते चलिए कि ये जो पार्ट बी है, वन रेड एंड वन ब्लू, ये हमने नहीं किया कि आप कर लीजिएगा, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो याद आई मुझे, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं कि जब आप ये करने लगे कि वन रेड, ये आपका सैंपल स्पेस है, 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं। तो जब आप ये वाला पार्ट करेंगे कि 1 रेड एंड 1 ब्लू, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए पहली बार बॉल आपने पिक की, हो सकता है वो रेड हो। अगर पहली बॉल रेड है तो आप लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाइड बाय, अगर पहली रेड है तो सारे सेकंड ब्लू होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्लस इसमें प्लस की कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी होगी, हो सकता है पहली बॉल जो आप पिक करें वो ब्लू हो। अगर पहली बॉल ब्लू है और सेकंड बॉल रेड हो, तो जो अगर पहली बॉल रेड है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल बॉल्स 5 है, पहली बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपने एक बॉल ड्रॉ कर ली और वो रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5। अब आपकी बॉल्स रह गई 4, चूंकि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, तो अब 4 बॉल, सेकंड बॉल के ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लू बॉल्स हैं 2, टोटल हैं 4, तो 2/4 एंड प्लस अगर पहली बॉल ब्लू है तो पहली बॉल ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। ये अब आप एक दफा ये वो इवेंट कर चुके हैं जिसमें पहली रॉड रेड और दूसरी ब्लू थी। अब दूसरा इवेंट जिसमें कि पहली ब्लू और दूसरी रेड है, तो पहली बॉल के ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। अब एक बॉल आप ड्रॉ कर चुके हैं, वो आपने साइड पे रख दी, सेकंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल्स 4 रह गई हैं और रेड 3 है, 3/4, तो ये हो जाएगा 6/20 प्लस 6/20, दिस इज 12/20 एंड इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6/10 एंड दिस इज 3/5, तो ये आपके पास 3/5 आ जाएगा। तो इस पार्ट में आपने खास ख्याल रखना है, ये हम समझ रहे थे कि सिंपल आप कर सकते हैं, लेकिन ये बात जो हमें याद आई तो हमने आपके साथ शेयर कर दी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जब एक कोई चीज़ हो और दूसरी कोई और हो तो उसमें 2 ऑप्शंस होंगी, पहली उनमें से कोई भी हो सकती है, इसलिए आप दोनों सिचुएशंस को की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके उनको ऐड करेंगे। एक और क्वेश्चन बेटा फंक्शन के टॉपिक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं किसी क्वेश्चन के बारे में क्लेम करूं कि 100% अपेयर होगा तो उसमें से एक सवाल ये भी होगा जिसमें 2 फंक्शंस आपके पास गिवन है, आपको इनकी कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है और इनमें से एक का इनवर्स फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस लॉन्ग में भी अपेयर हो सकते हैं। असल में तो ये शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर 3-4 सब पार्ट्स बना दिए जाएं तो वो लॉन्ग में भी अपेयर हो सकते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। फंक्शन की कंपोजिशन और उनका इनवर्स, इसमें फंक्शन का एडिशन जब ऐड करना हो तो आपने जस्ट इन दोनों को ऐड कर देना है, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, सेम सब्ट्रैक्शन में होगा। मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आप क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर डिवाइड करना हो तो आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। असल बात यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि बहुत आसान है। गौर से देखिएगा, आई होप कि आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक दफा यहां से देखें, उसकी प्रैक्टिस करें और 2-3 दफा प्रैक्टिस करें तो ये क्वेश्चन आपका कंफर्म क्लियर हो जाएगा। देखिए करना क्या है, ये 2 फंक्शंस हैं, आपको f ऑफ, इसको पढ़ते हैं f ऑफ gx, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं सिंपल मेथड आपको बताने लगा हूं। f ऑफ gx, आप क्या करें बेटा, इसको लिखिए f और ये जो सेकंड में फंक्शन लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट लगा के और इसके अंदर लिख दीजिए।
अब आप इस फंक्शन में ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है, यहां एक्स की जगह पर देखिए, यहां एक्स है तो यहां एक्स लिखा हुआ है। अब यहां एफ के बाद ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स है, तो आप यहां पे जी ऑफ एक्स लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 जी ऑफ एक्स एंड +3। फाइनल स्टेप, अब आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दें। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के, वो यहां रिप्लेस कर दें। सो 2x² + 3, ये आपको मिल गया एफ ऑफ जी एक्स। विद इन अ मिनट आपने ये फाइंड आउट कर लिया। मैं एक और सेकंड पार्ट करवाता हूं, अगेन गौर से देखिएगा। आपके पास है जी ऑफ एफ एक्स, सेकेंड फंक्शन जो भी है बेटा वो आपने ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप g में, जहां पर g है वहां पर x की जगह पर आप f ऑफ x लिख देंगे। यह है g ऑफ x। अब आपने लिखना है g ऑफ f x, तो यहां पर आपने x की जगह पे बेटा f x लिखना है, तो ये हो जाएगा f x का, और उसके ऊपर स्क्वायर है x के ऊपर, इसलिए f x के ऊपर स्क्वायर लगा दें। अब यहां पर आपने क्या करना है? f x की वैल्यू रिप्लेस करनी है। f x की वैल्यू है 2x + 3, वो यहां पे आप रिप्लेस कर दीजिए 2x + 3 का स्क्वायर। तो दिस इज g ऑफ f x। बड़ी आसानी से आपने ये फाइंड आउट कर लिया। एक बात जो आपके इसमें नहीं है, अगर f ऑफ f x आपसे पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है। f ऑफ x है, ये भी देख लीजिए कैसे करना है। आपने लिखा है f ऑफ x को आपने ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये आपका f, यहां x है तो देखिए यहां x लिखा हुआ है। अब आपको वो f ऑफ x चाहिए जिसमें x की जगह पर f ऑफ x हो, तो अब आप इस f ऑफ x में x की जगह पे f ऑफ x लिख दीजिए। 2x की जगह पे क्या आ गया? f ऑफ x एंड +3। लेफ्ट साइड को इग्नोर करना है, राइट हैंड साइड पे जहां x लिखा हुआ है वहां अपने f ऑफ x लिखना है। अब यहां पर f ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर दें। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 2x + 3, और ये +3 एज इट इज। तो दिस इज 4x + 6 + 3 एंड दिस इज 4x + 9। तो ये आपको f ऑफ f x मिल गया। इसी तरह g ऑफ g x भी आपसे पूछा जा सकता है। 4 पॉसिबल कंपोजिशंस होती हैं जो कि बहुत आसान होती हैं। आई होप कि अगर ये लॉन्ग में आए तो आपको 8 नंबर जो है आपके पक्के कंफर्म हो जाएंगे। शॉर्ट में तो कंफर्म ये आता ही आता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब इसका एक और पार्ट है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। देखिए इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना भी बहुत आसान है। वो आपसे g का इनवर्स भी पूछ सकते हैं, x का इनवर्स भी पूछ सकते हैं, लेकिन स्क्वायर फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। रिमेंबर स्टूडेंट, स्क्वायर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आप लीनियर फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपके जो एसएलओ कंटेंट है उसमें लीनियर फंक्शंस का इनवर्स ही शामिल है। तो इसका इनवर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इस f ऑफ x को एक नए वेरिएबल y या z किसी के भी इक्वल ले लीजिए। मैंने इसको f ऑफ x को y के इक्वल ले लिया। अब आप f ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। क्या है? 2x + 3। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ x को सेपरेट करना है और उसके साथ जो भी टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है वो y की तरफ शिफ्ट करनी है। बहुत आसान काम है। 3 यहां ऐड हो रहा है, y की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। सो 2x = y - 3, x = y - 3/2। जब आप यहां तक पहुंच जाएं तो अब यहां पे दो बातें हैं। कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं आपको डायरेक्ट लिखने का मशवरा नहीं दूंगा। मैं आपको एक बात यहां पे समझाना चाहूंगा। अगर y f ऑफ x के इक्वल है, आप दोनों तरफ f इनवर्स ऑपरेट कर दें बेटा। जब दोनों तरफ f इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो f इनवर्स ऑफ y, यहां पर जब f इनवर्स आप लगाएंगे तो f इनवर्स इस f को कैंसिल कर देगा और आपके पास जस्ट x रह जाएगा। इसका मतलब ये जो x है ये इक्वल होता है f इनवर्स ऑफ y के। तो ये आपको इनवर्स फंक्शन मिल गया। लेकिन ये तो y का इनवर्स है, आपको तो x का इनवर्स चाहिए। फंक्शन के वेरिएबल को अगर हम किसी और वेरिएबल से चेंज कर दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर चूंकि आपको सिर्फ इनवर्स नहीं चाहिए, आपको f इनवर्स ऑफ x चाहिए, तो यहां पर आप एक स्टेप और करेंगे, रिप्लेस y बाय x। तो ये हो गया बेटा f इनवर्स ऑफ x = x - 3/2, और ये आपने आसानी से इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। समटाइम्स इनवर्स फंक्शन की वैल्यू भी पूछी जाती है। मैं इसमें एक और पार्ट अगर ऐड कर दूं, मैं आपको कहूं f इनवर्स ऑफ 1 फाइंड आउट करें, तो आप इस इनवर्स फंक्शन में x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो आपको f इनवर्स ऑफ 1 भी मिल जाएगा।
ये आ गया -2/2 और ये आ गया -1। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि इनवर्स फाइंड नहीं करना होता, लेकिन इनवर्स की वैल्यू आपसे पूछी जाती है किसी भी नंबर पे। उसके लिए पहला काम यह है कि आप इनवर्स फाइंड आउट करें एग्जैक्टली इस मेथड के साथ, और इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद वो नंबर आप उसमें रिप्लेस करेंगे तो आपको इनवर्स वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ये जो है वो फंक्शन एंड ग्राफ ये चैप्टर था, वहां से आपका ये कंफर्म क्वेश्चन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बेटा ये कॉन्सेप्ट भी आपका और ये कंटेंट भी आपका क्लियर हो गया। अगर हम बात करें वेक्टर्स के टॉपिक की, तो वेक्टर्स का टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 तरह के सवालात अपेयर हो सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवाएं। पहला सवाल जो शॉर्ट में अपेयर हो सकता है वो है बेटा, गिवन 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है जिसकी 3 वर्टिसेस आपको गिवन हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से, और 4th वर्टेक्स आपसे पूछी जाए बाय यूजिंग वेक्टर्स। 4th वर्टेक्स आप और मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए यहां पर यूजिंग वेक्टर्स लिखा होना चाहिए। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, 2 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। हम आपको एडवाइस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में पिक्चर जरूर बनाया करें, फिगर बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। या आपने पैरेललोग्राम बना दिया, इसकी 3 वर्टिसेस हैं 1 2 4 6 6 3, और 4th वर्टेक्स फाइंड आउट करना है तो इसको आप एक्स वाई कह दीजिए। आप कह दीजिए कि लेट डी एक्स वाई जो है वो 4th वर्टेक्स है। अगर ये 4th वर्टेक्स है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट कीजिए, बाय यूजिंग वेक्टर्स। देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ए बी डी सी के पैरेलल होगा, और इक्वल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, तो आप कहेंगे कि एज ए बी, अगर बेटा वेक्टर में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ए बी वेक्टर लिया है तो यहां मस्ट बी डी सी लीजिएगा। ए बी इक्वल है डी सी के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि ए बी को सी डी के इक्वल लिखा या डी सी, लेकिन वेक्टर्स में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आंसर आपका ठीक नहीं आएगा। ए बी इक्वल्स टू डी सी। अब ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेक्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो और आपने उनका वेक्टर फाइंड आउट करना हो, बड़ा सिंपल मेथड, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट बी है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये जनरल रूल है, हर सिचुएशन में अप्लाई होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। और ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट को अगर आपने वेक्टर बनाना है, जस्ट ए को आपने बी को वेक्टर बनाना है 4,6, तो आप 4i + 6j, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये x का मैग्नीट्यूड है, अलोंग x एक्सिस यूनिट वेक्टर i होता है। जब आप मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर लगा देते हैं तो ये वेक्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। +6j, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j होता है, माइनस, इसको ब्रैकेट में रख दें बेटा, माइनस OA I + 2j इज इक्वल्स टू OC 6i + 3j एंड माइनस OD, ब्रैकेट में लिखिए xi + yj। अब देखिए i को i के साथ डील करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, j को j के साथ। 4i माइनस i, दिस इज 3i, 6j माइनस प्लस माइनस 2j, दिस इज +4j। यहां पे क्या है कि ये भी i वाली टर्म है, ये भी i वाली टर्म है, यहां पर एक अननोन वेरिएबल x है, तो इनमें से आप i को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 6 - x, या इन दोनों में से j को कॉमन ले लीजिए +j, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - y। अगर यहां 2 वेक्टर्स इक्वल हैं, जब 2 वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल होते हैं, अदरवाइज वो इक्वल नहीं हो सकते। तो आप कहेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर कोएफिशिएंट i का 3 है, यहां पर i का कोएफिशिएंट 6 - x है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, आप x को लेफ्ट हैंड साइड पे और 3 को राइट हैंड साइड पे मूव कर दें, सो x इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली आप y के j के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए, 4 इज इक्वल्स टू 3 - y,
सो दिस y इज इक्वल टू, y को आप ले आइए बेटा लेफ्ट साइड पे, 4 को राइट साइड पे, 3 माइनस 4, सो y इज इक्वल टू -1। ये आपको फोर्थ वर्टेक्स d मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट d के कोऑर्डिनेट्स आ गए, x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है -1, वो आपको मिल गया। सेकेंडली उन्होंने पूछा था पोजीशन वेक्टर ऑफ d का पोजीशन वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। तो अब d के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जिस तरह आप पॉइंट को पोजीशन वेक्टर बना रहे थे, इसी तरह आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना दीजिए। d के पोजीशन वेक्टर का मतलब है OD एंड दिस इज इक्वल्स टू 3i माइनस j। ये उसका पोजीशन वेक्टर भी बन गया, सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। तो वेक्टर्स में से ये एक शॉर्ट में आने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो आप अब किसी वर्टिसेस कुछ भी हो, वैल्यूज कुछ भी हो, मेथड यही होगा। आपने मेथड को जो है वो बार बार रिपीट करके इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि एसएलओ बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हो। एक और शॉर्ट क्वेश्चन में वेक्टर्स में से अपेयर होने के लिए जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बेटा, ये एक और क्वेश्चन है कि दो वेक्टर्स आपके पास गिवन हो और आपको बताया जाए कि वो वेक्टर्स पैरेलल हैं और उनमें से एक वेक्टर के अंदर कोई अननोन पैरामीटर यूज हुआ हो, जैसे कि यहां पे k यूज हुआ है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। पैरामीटर ए बी सी लैम्डा अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, तो आप वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान सवाल, और एक क्वेश्चन अगर आप करें तो उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। करना क्या है आपने, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होता है कुछ स्केलर टाइम्स। अक्सर यहां पर बच्चे k टाइम लिखते हैं, लेकिन यहां पे चूंकि k एज अ पैरामीटर यूज हो गया है तो आप इसको लैम्डा कर दीजिए। a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b इसको पढ़ते हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। एज आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू रिप्लेस करनी है। a की वैल्यू है 2i प्लस kj, लैम्डा b की वैल्यू है 4i प्लस 6j, तो ये हो जाएगा 2i प्लस kj इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा i प्लस 6 लैम्डा j। जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स जो है वो यूनिट वेक्टर्स के कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं। i का कोएफिशिएंट i के और j का कोएफिशिएंट j के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, एंड k इज इक्वल्स टू 6 लैम्डा, ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। क्वेश्चन ये है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो बेटा यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, सो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2, ये आपको लैम्डा मिल गया। अब आपने k फाइंड आउट करना है, तो ये लैम्डा आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, पुट लैम्डा इन इक्वेशन 2, so k is equals to 6 multiplied by 1/2, this is cancelled, so k is equals to 3, ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। बड़ी आसानी से आपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक बात बेटा ध्यान में रखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना वो अगर आपका अपेयर हो चैप्टर 1 से वो लेंथी होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अगर अपेयर हो चैप्टर 3 से लेंथी होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अगर अपेयर हो चैप्टर 2 से लेंथी होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इन चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट में आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके अपोजिट में और के ऑप्शन में अगर आपको लॉन्ग नजर आ जाए, चैप्टर प्रोबेबिलिटी से, स्टैटिक्स से, आपको वेक्टर से नजर आ जाए, आपको फंक्शन से नजर आ जाए, आपको लीनियर इनइक्वालिटी से नजर आ जाए, या आपको रैशनल फ्रैक्शन से नजर आ जाए, तो वो आप आसानी से क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बच जाएगा, जिससे जो है आपका प्रेशर रिमूव होगा और आप इजीली जो है वो पेपर को विद इन टाइम या टाइम से पहले कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी चीजों को रीचेक भी कर सकते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि कौन सा क्वेश्चन पिक करना है एग्जाम में, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिलेक्शन आपकी इंपॉर्टेंट होती है, और का जब ऑप्शन हो तो सिलेक्शन जो है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए।
वेक्टर्स में से एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो कि लॉन्ग में भी अपेयर हो सकता है, अगर वैल्यूज या नंबर्स बहुत बड़े हुए जिसकी कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लग रहा हुआ, तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी अपेयर हो सकता है, शॉर्ट में भी अपेयर हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा सा ट्रिकी है, थिंकिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए वो कह रहे हैं फाइंड अ वेक्टर सी, आपको एक सी वेक्टर फाइंड करना है, हैविंग मैग्नीट्यूड 5, उसका मैग्नीट्यूड बता दिया है, एंड पैरेलल टू बी, और वो वेक्टर सी जो है एक और वेक्टर बी के पैरेलल है। अगर मैं इसका एक रफ स्केच बनाऊं तो बेटा ये आपका सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं जो कि 4 है, और ये वेक्टर एक और वेक्टर बी के पैरेलल है, जिस वेक्टर के ये पैरेलल है उसकी वैल्यूज आपके पास, उस वेक्टर की वैल्यूज गिवन है ये। तो अब कोई भी जो वेक्टर होता है ना बच्चे, वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं। अगर मुझे सी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो सी की दो बातें मुझे पता होनी चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दूसरा उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर मुझे ये दो चीजें पता हो तो हम वेक्टर में सी फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन मुझे सी का सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन नहीं गिवन। हाँ अलबत्ता ये गिवन है कि सी बी के पैरेलल है। जब दो चीजें पैरेलल होती हैं तो उनका डायरेक्शन सेम होता है, इसका मतलब है जो बी का डायरेक्शन होगा वही सी का डायरेक्शन होगा। तो यहां पर आप यहां पे इसको इक्वेशन 1 कह दें, आप यहां पे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ सी इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ बी। सी का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में ही होगा, तो इसका मतलब यह है कि जो वन इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है 5। अब आपने बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो कैसे पता करते हैं, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर आपको उसका डायरेक्शन बताता है। आपने जस्ट बी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहां पे एक और चीज आपने सीख ली, अगर कोई वेक्टर दे दिया जाए और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो एग्जैक्टली आप इस तरीके से करेंगे बेटा। यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आपको डायरेक्शन दे देगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया 5, आप वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए 2i + 7j डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक और बात जो कि ऑब्जेक्टिव में आएगी वो भी हमने यहां पे सीख ली एक ही सवाल में। i का कोएफिशिएंट 2, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 10i + 35j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 49, so this is 53। तो आपको c वेक्टर मिल गया 10 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 53i + 35 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 53j, ये बेटा आपको वेक्टर c मिल गया। यहां पर एक और बात जो है वो बहुत हिडन एक इसी सवाल में एक ऐसा सवाल है जो कि हिडन है, हिडन इन द सेंस के जब आपको कोई भी, देखिए सी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है जो कि बी के पैरेलल है। अब सी बी के पैरेलल अगर है तो सी जो है वो बी के डायरेक्शन में भी हो सकता है और सी बी के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर सी बी के डायरेक्शन में होगा तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं गिवन, डायरेक्शन नहीं गिवन, तो एहतियातन आप ये भी लिख दीजिए कि वेक्टर सी ये भी हो सकता है और वेक्टर सी ये भी हो सकता है। इसका अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो आपने जस्ट इसके साइन चेंज कर देने हैं, -10 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 53i माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 35 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 53j। बेटा अगर ये लॉन्ग में आए तो टीचर इस बात को जरूर जो है वो काउंट करेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है। अगर एक वेक्टर दूसरे के डायरेक्शन में है तो वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। आप पहले उसको सेम डायरेक्शन के लिए फाइंड आउट कर लीजिए और करके अपोजिट डायरेक्शन के लिए जस्ट आपने जो वेक्टर फाइंड आउट किया उसके साइन चेंज कर दें। यहां लिख भी दीजिए व्हेन सी इज इन अपोजिट डायरेक्शन, वैसे तो साइन हमें बता रहे हैं लेकिन फिर भी डायरेक्शन ऑफ बी, एहतियातन जो है
वो आप मेंशन भी कर दीजिए। तो ये आपका जो है वो एक, ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर्स में से ये जो हमने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करें, पहले इसको अच्छी तरह समझ लें, जब 100% अंडरस्टैंड कर लें तो देन अपनी बुक से क्वेश्चन निकालें और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, इसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि 90% से ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो एब्सोल्यूट इक्वेशंस हैं आपके 9th के सिलेबस में भी हैं, तो उनके आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज जो है वो जस्ट नया कंटेंट है, इसमें से बेटा एक क्वेश्चन जरूर अपेयर हो सकता है। ये लेस और इक्वल देन के लिए भी हो सकती है, लेस देन के लिए भी हो सकती है, और ग्रेटर और इक्वल देन या ग्रेटर देन के लिए भी हो सकती है। एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज करने के लिए अगर आपको दो कंडीशंस पता हो, एक कंडीशन जो इसमें यूज होगी वो हम यहां लिखने लगे हैं, जब भी कोई भी एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी लेस हो या लेस और इक्वल हो किसी नंबर से, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है ये लाई करेगी बिटवीन माइनस ए, जो भी नंबर हो यहां पे, एंड ए के बिटवीन। बेटा अगर आपको ये सिचुएशन पता है तो आप हर एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, लेस देन या लेस और इक्वल देन वाली। एक सवाल हम ग्रेटर देन वाला भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसको करना कैसा है, आपने सबसे पहले ये मेंशन करना है, यहां पे क्या बन जाएगा, -5 इज लेस और इक्वल देन 2x - 3 एंड दिस इज लेस और इक्वल देन 5। मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, दो अलग अलग इनइक्वेशंस बनाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, फिर उनको सॉल्यूशन कंबाइन करने में भी मसला होता है। तो इसका आसान तरीका क्या है, इसको क्वेश्चन ये आएगा कि सॉल्व, इसमें यह भी कहा जा सकता है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन और रियल नंबर लाइन। हम दोनों पार्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आसान मेथड यह है, आप बेटा इस टर्म में x को बिल्कुल अलग कर दें, मतलब x को x रहने दें, बाकी सारी टर्म्स खत्म कर दें। मेरे कहने का मकसद यह है कि x के साथ देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, आपने ये सब खत्म करना है। कैसे, सबसे पहले जो चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको खत्म कीजिए। 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड 3, पूरे में पूरी इन इक्वेशन में ऐड कर देंगे। -5 + 3, 2x - 3 + 3, 5 + 3, तो ये हो गया -2 कैंसिल, 2x इज 8। फिर देखिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2, -2/2, 2x/2 एंड 8/2, -1, दिस इज x एंड दिस इज 4। सॉल्यूशन आ गया। विद इन 2 मिनट या 1 मिनट में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है, यहां पे आपको बताया जाता है कि आपका वेरिएबल किससे बिलोंग कर रहा है। उमूमन ये रियल नंबर r से बिलोंग करता है। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका, क्योंकि इसका भी नंबर होता है बेटा, लिखने का तरीका x such that x belongs to r, एंड ये सिंबल एंड को रिप्रेजेंट करता है। आपके नंबर्स लाई कर रहे हैं बिटवीन -1 एंड 4, -1 इज लेस और इक्वल देन x एंड x इज लेस और इक्वल देन 4। तो ये आपने आसानी से जो है इसका सॉल्यूशन सेट लिखा। अगर इसको रियल नंबर लाइन पे भी एक्सप्रेस करना हो, आप इस तरीके से रियल नंबर लाइन बनाएंगे, या आपने 0 जरूर बनाना होता है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट होता है। बेटा आपके दो नंबर्स हैं, -1 ये आपने लिखा -1, दूसरा नंबर है 4, ये आपने लिखा 4। यहां से आप इस तरीके से कर लीजिए, यहां छोटा सा सर्कल बना दें। चूंकि ये लेस और इक्वल है तो इन सर्कल्स को आपने डार्क करना है। अगर ये लेस और इक्वल ना हो तो इनको आपने एम्प्टी रखना है, और ये लाइन आपस में ज्वाइन कर दीजिए। यहां पे आप चाहें तो लिख भी दें -1 इज लेस और इक्वल देन x एंड x इज लेस और इक्वल देन 4। ऊपर हेडिंग भी दे दें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपका बहुत अच्छी एक उसकी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया, सॉल्यूशन सेट भी लिखा और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दी। कोई भी टीचर 0.1 नंबर भी नहीं काट सकता अगर आप ये सारे स्टेप्स इसी तरह करके आ जाएं। तो इनइक्वालिटी में और इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है बेटा, हाँ 2 सिचुएशंस हैं, या लेस वाला होगा या ग्रेटर वाला। एक ग्रेटर वाला भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये बेटा एक और पार्ट जो कि इनइक्वालिटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके लिए भी आपको सेकंड कंडीशन जो आपको पता होनी चाहिए, अगर यहां ग्रेटर देन या ग्रेटर और इक्वल देन हो
तो आपको ये वाली कंडीशन आनी चाहिए। और बहुत आसान है, इसको याद रखना। देखिए जब ग्रेटर देन हो तो x इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस x इज लेस देन द नेगेटिव वैल्यू, और जब लेस देन था तो नेगेटिव नंबर इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन पॉजिटिव नंबर, और जब ग्रेटर देन है x इज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर एंड x इज लेस देन नेगेटिव नंबर। इसका मतलब, और ये और वाली सिचुएशन है, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो एंड वाली इनइक्वालिटी थी। ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज कहलाती हैं, दो किस्म की होती हैं, एंड और। वो एंड लेस देन में हमेशा एंड वाली इनइक्वालिटी होगी, ग्रेटर देन में हमेशा और वाली इनइक्वालिटी होगी। जब हम सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल आपको दिखाएंगे तो आपको इसका मेजर फर्क समझ में आएगा। अब देखिए इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। यहां पर आपकी दो इनइक्वालिटीज बनेगी। एक आप बनाएंगे बेटा 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5, इसको सॉल्व करेंगे, और दूसरा 3x प्लस 1 इज लेस देन -5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 1, 3x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन 4/3। यहां पर एक बहुत ही काम की बात आपको बताने जा रहे हैं बेटा, जब कभी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते। अगर यहां -3 होता तो आप लिखते डिवाइडेड बाय -3 ऑन बोथ साइड्स, और जब किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मैं आपको यहां बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मैं लिखता डिवाइडेड बाय -3, तो ये आ जाता -3x बाय -3, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर ये लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, एंड 4 बाय -3। जब आप इस तरीके से करेंगे तब आपका राइट आंसर आएगा, अदरवाइज आपकी गलती होगी। कब? जब कभी भी इनइक्वालिटी में वेरिएबल का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, आपने हमेशा इस बात को याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताई हमें आपको, इसको भूलना नहीं है आपने। तो ये एक आपके पास सॉल्यूशन आ गया, 3x इज लेस देन -5 -1, 3x इज लेस देन -6 and x is less than -6/3, this is x is less than -2। आप यहां पे डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स भी कर सकते हैं, यहां पर भी ऐसा ही कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। यहां पे भी लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ज्यादा प्रोफेशनल वे यही होता है, क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते तो नेगेटिव कोएफिशिएंट में आप मिस्टेक करते हैं, इस वजह से ऐसा कर लें। अब देखिए जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। यहां पर वेरिएबल आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर से, x such that x belongs to r and x is greater than 4/3, और का सिंबल लगाना है बेटा, या और आप वर्डिंग में लिख दीजिए x is less than -2। ये आपका सॉल्यूशन है। जब आप रियल नंबर लाइन बनाएंगे तो आपको मजीद बात क्लियर हो जाएगी। ये इसकी रियल नंबर लाइन है, आप यहां पे हेडिंग देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या आप ये भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर लाइन। देखिए बेटा यहां ये 0 है, आपके नंबर्स हैं -2, ये आ गया आपका -2, और 4/3 का मतलब है 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग का मतलब यह है कि आपका जो नंबर है वो 1 और 2 के दरमियान आता है, यहां कहीं पे आएगा। ये आपने बनाना है, ये आपने बनाना है। अच्छा अब देखिए सिर्फ ग्रेटर देन है, ग्रेटर और लेस नहीं है। एक कंडीशन है x इज लेस देन -2। लेस देन -2 का मतलब है ये इस तरफ आप -इन्फिनिट की तरफ जाएंगे, इधर यहां पे हमने +इन्फिनिट की तरफ जाते हैं, तो ये आ गया आपका लेस देन -2। सेकंड क्या है, ग्रेटर देन 4/3, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4/3। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ गई। अब देखिए जो एंड वाली सिचुएशन थी उसमें आपके नंबर्स जो है वो कॉमन थे, दोनों नंबर्स के बिटवीन वाले नंबर्स थे। यहां पर ये कॉमन नंबर्स नहीं होते, इनमें मेजर फर्क ये होता है। तो अगर आप ये 2 क्वेश्चंस कर लें, और हमारा एक लेक्चर भी मौजूद है हमारी वीडियोस में लीनियर इनइक्वालिटीज पे, जहां हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सिखाया है। अगर आप वो सारा करते हैं तो आपका ये लीनियर इनइक्वालिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये बेटा हमारा लास्ट कंटेंट है, लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में आने के लिए, कि अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है
और ये बताया गया है कि उसके दो रूट्स हैं, लाइक यहाँ पे अल्फा और बीटा, और आपको एक नई इक्वेशन बनानी हो जिसके रूट्स वो आपको बता दें। यहाँ पे बताया गया है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको मेंशन कर दें। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को स्मॉल बी से, और कांस्टेंट टर्म को सी के साथ। अब ये जो रूट्स आपके पास गिवन है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, आप इन रूट्स का सम फाइंड आउट कर लीजिए। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के इक्वल होते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है -5, ए है 1, इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स आ गया 5। इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ जाइए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या है? अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाय ए। सो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू है 6 और ए 1, सो 6 बाय 1, दिस इंप्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 6। जब आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, अब आपको एक इक्वेशन बनानी है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। अगर हमें किसी भी इक्वेशन के रूट्स पता हैं और आपको इक्वेशन बनानी है, ये रूट्स हैं जो इक्वेशन आपको बनानी है, उसके रूट्स ये हैं, तो सिंपल सा फार्मूला ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। वेरिएबल चूंकि यहां इक्वेशन में एक्स है इसलिए हम एक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल कोई भी यूज कर सकते हैं आप, वाई जेड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड है माइनस, आपके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा तो है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है। आपके पास अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा तो है, लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की प्रोडक्ट नहीं है। तो आप इनको बेटा ऐसी फॉर्म में रीराइट करेंगे कि आप आसानी से यहां से आप ऐसी फॉर्म में रीराइट करेंगे जिसमें ये इन्वॉल्व हो, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा। देखिए कैसे रीराइट करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको आप ओपन करें तो जो प्लस 2 अल्फा बीटा की टर्म है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये आपके पास बच जाएगा। अब आपने अपने एक्सप्रेशन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा वो भी गिवन है, अल्फा इंटू बीटा वो भी गिवन है, और इसको तो बड़ी आसानी से आप लिखेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा 6 है एंड प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी नई इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 12 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स भी यहां लिखना है प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज एक्स स्क्वायर 13x माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बड़ी आसानी से अगर आपको ये जब रूट्स गिवन हो इक्वेशन कैसे बनानी है ये फार्मूला बताओ। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताए गए होते हैं और कहते हैं कि इक्वेशन बताइए क्या होगी, तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। यहां पर सम ऑफ रूट्स और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आप इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक और क्वेश्चन जो लॉन्ग के लिए भी अपेयर हो सकता है, शॉर्ट के लिए भी अपेयर हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे कि कैलकुलेशन कितनी है। वो क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए जिसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो। इनको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये जो इक्वेशन है ऊपर लिखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। ये कैसे पता चलता है? अगर किसी भी इक्वेशन के हर टर्म की डिग्री सेम हो तो वो होमोजीनियस होती है। x की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, 1 पावर x 1 पावर y तो डिग्री 2 हो गई।
इसकी डिग्री भी 2 है, इसका मतलब है होमोजीनियस इक्वेशन है। सबसे पहले आप इस होमोजीनियस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएंगे। मिड टर्म को ब्रेक कर दीजिए, यहां से x कॉमन है, x प्लस 3y, यहां से -2y कॉमन है, सो x प्लस 3y। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास, x माइनस 2y एंड x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास दो केसेस बन जाएंगे। आपने क्या करना है, एक दफा ये जो दो, दिस इंप्लाइज दैट एक आपके पास ये आ गया इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब आपने इस इक्वेशन 1 को इसके साथ भी ये इक्वेशन अटैच करनी है और इसके साथ भी ये इक्वेशन अटैच करनी है और आपने दोनों सिस्टम्स को सॉल्व करना है। अब देखिए दोनों लीनियर इक्वेशन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों भी लीनियर इक्वेशंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट हम आपको सॉल्व करवा देते हैं, एक आप कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड है, हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट का वेरिएबल यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं। यहां पर y का कोएफिशिएंट 2 है और x का कोएफिशिएंट 1, यहां पर भी 1 है। x का कोएफिशिएंट चूंकि सेम है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये x कैंसिल हो गया, -2y और -y, -3y, 0 -5, ये -5 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल होगा, y की वैल्यू 5/3 बड़ी आसानी से आपने फाइंड आउट कर ली। अब ये y की वैल्यू आप पुट कीजिए इन 1 इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसको सपोज आपने कहा है 3 इन 3, x माइनस 2 इंटू 5/3 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, -10/3 तो ये x इक्वल्स टू 10/3। तो आपको x और y की वैल्यू पता चल गई। दिस इंप्लाइज दैट एक ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ गया 10/3, 5/3। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहां पर रिप्लेस कर दें तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आना चाहिए। सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने आपके साथ शेयर किए। इनको अगर आप अच्छी तरीके से घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि ये आपका 80% पेपर क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है, सारे क्वेश्चंस आपने समझे हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखे हैं, तो अब आपका क्या काम है, आपने क्या करना है। देखिए मैथ सिर्फ देखने से नहीं आता। उम्मूमन जो है वो स्टूडेंट अपने नोट्स वगैरह भी इसी तरह करते हैं या की बुक भी इसी तरह करते हैं कि मैथ्स को देखते रहते हैं। देखने से कभी भी मैथ्स नहीं आ सकता। आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, इनको आप स्टॉप कर करके देखिए, फिर घर में इनसे रिलेटेड जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप समझिए कि आपकी 80% प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि ये आपकी एग्जाम में हेल्प करेगा, आपको समझ भी आ रही है, तो आप इसको उन स्टूडेंट के साथ जो और स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको नहीं पता, आप उनके साथ भी इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इससे फायदा हासिल कर सकें। अब एक और लेक्चर हम आपके साथ शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे, जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा, जिसमें डायग्राम्स गिवन होती हैं और आपको एंगल्स या डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने होते हैं। तब तक जो है वो आपने इस वाले कंटेंट को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अगर कोई इशू है, कोई सवाल ऐसा जो आप समझते हैं कि आपसे नहीं हो रहा, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।